साथियों नमस्कार, मैं सुधांशु तिवारी आप सभी का अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर जो हम रेगुलर कवर करते हैं। प्रारंभ करने से पहले अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया हुआ है अभ्यास प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के कंप्लीट जनरल स्टडी को कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करके पॉलिटी शुरू किया हुआ है। आप वहाँ पे फंडामेंटल राइट तक हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आप उसको लगातार कंटिन्यू करते रहिए। और साथ ही साथ हम रेगुलर जो करंट अफेयर की बैच है वो भी रोज मॉर्निंग में लेकर आते हैं। तो जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में। सेशंस को लाइक करिए, अपने विचार को कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम तक हमसे पहुंचाइए। उसके अलावा आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के साथ में हम लोग जुड़ सकें। और अद्वैत आईएएस का जो एक ध्येय है कि हिंदी मीडियम को फिर से यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी में जो हमारी गरिमा खत्म हो रही है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। और आज पहली न्यूज देखते हैं। तो अभी रिसेंट में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि हम लोग इस वर्ष के अंत तक या 2026 में हम पूरे तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम नक्सलवादी हिंसा को लेकर जो भारत सरकार का जो कार्यक्रम है और इस समस्या के बारे में पहले विचार करेंगे। आइए कुछ इसका बैकग्राउंड पे चलते हैं। बेसिकली जो नक्सलवाद है ये मार्क्सवादी विचारधारा से आता है, यानी मार्क्स और एंजल की विचारधारा से आता है, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में जो पूंजीवाद है ये सभी दुखों का कारण है। सभी दुखों का कारण क्या है? पूंजीवाद है। क्यों? क्योंकि जब से दुनिया में पूंजीपति आया तभी से समाज में दो वर्ग बन गया। एक वर्ग वो था जिसको हम कहते हैं उत्पादक वर्ग या जो पूंजीपति वर्ग कहा गया। दूसरा वर्ग वो जो इन उत्पादक वर्गों के साथ में रह करके इनके कंपनी में, इनकी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है, यानी मजदूर वर्ग। अब इनको जो मार्क्स कहते हैं वो दो शब्दों में कहते हैं। एक तो कहते हैं बुर्जुआ वर्ग जिसको पूंजीपति वर्ग कहा गया, और मजदूर वर्ग जिसको सर्वहारा वर्ग कहा गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि दुनिया में हमेशा इतिहास एक ही बात पे केंद्रित रहा कि हमेशा जो उत्पादक वर्ग है, जो धनी वर्ग है, उसने गरीब वर्ग का शोषण किया है। समय पर अलग अलग थे, जैसे सामंत थे, जैसे कि अर्ध किसान जो कृषक थे, जैसे पूंजीपति हैं। यानी ये हमेशा जो है, चाहे वो दास हो, चाहे वो अर्धदास या किसान हो, चाहे वर्तमान में मजदूर हो, ये लोग शोषण हमेशा से करते आए। और इसी जो मार्क्स की अवधारणा है, इसी को हम कहते हैं द्वंदात्मक भौतिकतावाद। इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो मार्क्स ने की। अब द्वंदात्मक भौतिकतावाद आपसे पीटी में पूछा गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो द्वंदात्मक भौतिकतावाद बेसिकली किसका जो कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे मार्क्स और एंजल का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो पूंजीपति है उसको खत्म कैसे किया जाए। तो पूंजीपति को खत्म करने के लिए चाहिए ये कि आपको पूंजीपति को पूरी तरीके से खत्म करना है। और इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए कुछ आवश्यक उपाय हैं। उसके लिए मार्क्स कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। और कहा कि ये जो पूंजीवाद है
ये बिना क्रांति के खत्म नहीं होगा। और वो क्रांति कैसी होगी? वो हिंसक क्रांति होगी, खूनी क्रांति होगी, यानी संघर्ष की बात कर रहा है। और ये शोषण कब खत्म होगा? जब मजदूर वर्ग द्वारा यानी सर्वहारा वर्ग द्वारा बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी। अब ये कॉन्सेप्ट तो दे करके मार्क्स और एंजल मर गए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लागू कहाँ किया गया? तो इसे इसके बदले हुए स्वरूप में रसिया में लागू किया गया सबसे पहले 1914 में, जब रशियन क्रांति होती है। उसके बाद में कहाँ लागू होता है? उसके बाद में चाइना में लागू होता है, लेनिन की जो है लेनिन की अगुवाई में। ठीक है, किसकी अगुवाई पे? लेनिन की अगुवाई पे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कहा गया कि अगर जो भी जितने भी, चाहे वो राज्य हैं, चाहे धर्म है, चाहे समाज है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये पूंजीपति की सपोर्ट करने वाली हैं, तो इन्हें भी खत्म करना चाहिए। तो कहा गया कि राज्य, अगर मान लीजिए रशिया राज्य खत्म हो जाए तो दूसरा कोई क्या कर लेगा? उस पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए साम्यवादी जो है राज्य में भी तब तक सरकारें रहेंगी जब तक कि दुनिया की सरकारें खत्म न हो जाए, जब तक कि दुनिया की सरकारें खत्म न हो जाए। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो दुनिया की सरकारें हैं उनको खत्म करने के लिए इन सरकारों द्वारा प्रयास किया गया। ठीक, अब ये जो मूवमेंट चलाए गए, ये मूवमेंट का नाम मार्क्सवाद रखा गया। ठीक है, मार्क्सवाद रखा गया। और भारत में ये आंदोलन शुरू होता है बंगाल के एक छोटे से क्षेत्र नक्सलबाड़ी से। कहां से? नक्सलबाड़ी से। इसीलिए इसका नाम आप देखें तो क्या पड़ा? हम कहेंगे नक्सलवाद पड़ा। अगर आप देखें तो भारतीय क्षेत्र तो कहा जाता है कि तिरुपति से पशुपति, तिरुपति से पशुपति, पशुपति यानी तिरुपति बालाजी यानी साउथ इंडिया, और पशुपति यानी आपका नेपाल। ये एक कॉरिडोर है जिसे कहा गया ये रेड कॉरिडोर है। क्या है? रेड कॉरिडोर है। यानी इस कॉरिडोर में पूरी तरीके से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा है। ठीक, क्या चल रहा है? नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि देखिए, जो इनकी भारत में विशेष मांगे हैं वो हैं आदिवासी क्षेत्रों की जल, जंगल और जमीन। बेसिकली इस आंदोलन की नींव आपको स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता के समय पे, या यूं कह लीजिए कि अंग्रेजों के समय पर आपको दिख जाएगी। कैसे दिख जाएगी? जब अंग्रेजों ने फॉरेस्ट लॉ लाया यानी वन कानून लाया, वन अधिनियम लाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वन से जनजातियों का प्राकृतिक संसाधनों को लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो लकड़ी तक नहीं ले आ सकते, जबकि उनका परंपरागत अधिकार माना जाता था कि वो जंगल पर ही आश्रित रहते हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों किसका है? ये तीनों उन्हीं का है। तो कहा गया कि जो जल, जंगल और जमीन के लिए कहा, इन्होंने हथियार उठा लिए और बाद में ये राज्य के खिलाफ हो गए। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो धीरे धीरे जब नक्सलबाड़ी जिले में अगेन वही कि जो वन अधिनियम था उसको लागू किया गया और ठेकेदारों को पेड़ काटने का, असंख्य पेड़ काटने का वो दे दिया गया, और जो सामान्य जनता थी उसको पेड़ काटने का कोई व्यवस्था ही नहीं था। उसको लकड़ी बीनने पर भी बहुत ज्यादा उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। तो यहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है। तो लेकिन अगर कहा गया कि 2014 से 24 के बीच में नक्सलवादी से जुड़ी घटनाओं में लगभग 53% की कमी आई। ठीक है,
10 सालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में 576 किले सदृश पुलिस स्टेशन निर्मित किए गए। इस दौरान नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर 18 रह गए। अक्टूबर 2025 में लगभग 1225 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया और करीब 270 नक्सलवादी मारे गए। देखो, नक्सलियों से जो मुकाबला करने के लिए सरकार जो वो करती है, क्लीन, होल्ड एंड डेवलप। क्लीन, होल्ड और डेवलप। एक क्षेत्र को क्या करो, पहले तो अगर इस क्षेत्र के नक्सलियों को विभिन्न माध्यमों से समझाओ। अगर वो सरकार के सामने हथियार डालते हैं तो उन्हें उनका सजा कम करो, उनका तमाम चीजें माफ करो और उन्हें फिर से जो है मुख्य धारा में लाने का काम करो। ठीक है। या फिर जो नहीं मानते हैं उनको इस धरती पे रहने की कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना कि पहले तो क्लीन करो, इस एरिया से नक्सलवाद को खत्म करो। और चूंकि नक्सलवाद एक विचार है जो कि कहीं ना कहीं से वंचना से आता है। दूसरा, इस क्षेत्र को होल्ड करो। ऐसा नहीं कि आपने क्लीन कर दिया, छोड़ दिया, फिर नक्सलियों ने क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इस पे होल्ड करो, पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ के द्वारा इसको होल्ड करो और यानी फिर से यहाँ पे नक्सलियों को हावी न होने दो। और फिर क्या करो, यहाँ पे इतना बेहतर डेवलपमेंट का काम करो कि आसपास का वो क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित है वहां की जनता आए जब यहाँ पे तो खुद देखे कि जहाँ पे नक्सलिज्म नहीं है वहां पे कितना डेवलपमेंट हो गया है। इससे यहाँ पर भी जो है नक्सलवाद को छोड़ने के लिए एक इंसेंटिव जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं और वही सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं कि कितने जो है क्या क्या अटैक हुए, कितने मारे गए, कितने हमने वो किए। ठीक है, साथ ही साथ में आप देखेंगे क्षमता निर्माण हमने किया। हमने बुनियादी सुविधाओं का विकास जैसे सड़क संपर्क, मोबाइल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन और पहुंच, शिक्षा और कौशल विकास, सुरक्षा और प्रवर्तन, ये सारी चीजें हमने बेहतर की हैं। और जितना भी नक्सलवादी नेटवर्क को नस्तानाबूद करके उस क्षेत्र में पुनर्वास, यानी जो ऐसे क्षेत्र है वहां पे जो ऐसे युवा हैं जो कि इनके बहकावे में आ गए हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन का आगे बढ़ाना। ठीक है, 2024 में हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ 126 बृहद मुठभेड़ों को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई शीर्ष नक्सली कैडर शामिल थे। अब यहाँ पे कुछ नक्सली समूहों के नाम है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगला कि उड़ीसा सरकार ने चक्रवाती तूफान मोथा को देखते हुए तटीय जिलों में तैयारी तेज कर दी है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो उड़ीसा का जो उष्ण चक्रवात का जो क्षेत्र है उससे लड़ने के लिए जो उड़ीसा ने बनाया, अपना गतिविधि किया, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो दुनिया के लिए आइडियल है। लोग उड़ीसा मॉडल को आते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब चक्रवात क्या है, तो हवाओं की परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र है जो केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है। जैसे मान लीजिए अचानक से ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह पे टेम्परेचर हाई हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। यानी यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर को भरने के लिए इधर से भी हवा चलेगी और इधर से भी हवा चलेगी। अब जैसे ही ये हवाएं इसके पास पहुंचेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी और ये बीच में लो प्रेशर रह जाएगा और हवाएं इस लो प्रेशर के आसपास घूमने लगेंगी और इससे क्या बन जाएगा, ठीक है, चक्रवात का निर्माण
हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। ठीक। अगर पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति देखें तो घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी दाहिने से बाएं, वामावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमती है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इनके जो घूमने की दिशा है वो क्या कहते हैं, घड़ी की सुई से उल्टे है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पे हवाएं ऐसे ऐसे घूमती हैं, ऐसे ऐसे घूमती हैं, और यहाँ पे हवाएं कैसे कैसे घूमती हैं, सॉरी यहाँ पे हवाएं, हाँ, और यहाँ पे हवाएं कैसे कैसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अगर प्रकार बताए तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या वाताग्रीय चक्रवात क्या है। शीत और उष्ण दो अलग अलग प्रकार के अक्षांशों के मध्य से अगर कोई दो अलग अलग वायु राशियां चलती हैं और एक जगह पे मिल जाती हैं तो यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और सामान्यतः यह शीत ऋतु में ही बनेगा। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक गर्मी होती है। क्यों? अगर आप धरती को बीच से लगभग काट दें, यानी 0 डिग्री जो है तो भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में देखें तो यहाँ पे महाद्वीप अधिक हैं और दक्षिण में महासागर अधिक है। ठीक है, क्या है, दक्षिण महासागर अधिक है, उत्तर में महाद्वीप अधिक है। और जब महाद्वीप अधिक हो गए तो कहते हैं कि जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, लेकिन सतह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसीलिए जब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में ये उत्पन्न होंगे, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये साल भर उत्पन्न होंगे। तो 35 से 65 डिग्री के बीच में, 65 डिग्री ठंडा, 35 डिग्री थोड़ा सा उसे गर्म। ठीक है, इसकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है और ये ठंडी में होती है। मैंने यही बताया ना कि दो जिनकी उत्पत्ति ठंडी और गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि के मिलने से होता है। क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर, ये क्षेत्र है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो यहाँ पर खास करके उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंध में 5 से 30 डिग्री के मध्य में ये चक्रवात जो है कोरियोलिस बल और कर्क और जो मकर रेखाओं के बीच में अगर देखा जाए तो यहीं पर जो है अधिक सूर्य का तपन प्राप्त होने से जो है ये चीजें होंगी, और फलतः जो वृत्ताकार जहाँ पे वायुदाब रेखाएं हैं वो वृत्ताकार हो जाएंगी, और इन्हीं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और जो व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी है का अधिक प्रभाव इस पर होता है, इसके कारण इसकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम, और जो शीतोष्ण है इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व। हाँ, अगर आपने ये हवाएं पढ़ी हैं तो आपको ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो आपको एक बात बता देते हैं कि 30 डिग्री से नीचे की तरफ बढ़ने वाली हवाएं जो 0 डिग्री, जो लगभग 5 डिग्री के आसपास के तले बहती हैं, उसको कहते हैं ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो कैरेबियन सागर, चीन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके क्षेत्र हैं। संघाई, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि संघाई में आयोजित 7वें बर्न शिखर सम्मेलन में भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ठीक है,
जो कि भारत ने हिम तेंदुआ के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग 23 अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया। किसने मनाया? भारत ने मनाया। ठीक है। और बाद में इसे जो संयुक्त राष्ट्र ने 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस को घोषित कर दिया। अब 23 और 23 की बात करें, 23 फॉर 23 की बात करें तो यह एक वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हिम तेंदुआ ट्रस्ट द्वारा इसका शुरुआत किया गया। इसमें हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए 23 मिनट तक शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया। कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रायः माउंटेन यानी पर्वतों के आसपास, जो जहाँ पे पर्वतों में जहाँ पे हिम यानी बर्फ रहता है वहां पाया जाएगा। अब बर्फ भारत के जो है कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, नेपाल में, भूटान में और चीन के कई क्षेत्रों में पाया जाएगा। अगर देखा जाए तो ये ये पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें जो है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो सिटीज संधि है उसके परिशिष्ट 1 में रखा गया है और वन्य जीव की प्रजावासी प्रजाति के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसे IUCN 2017 द्वारा शुभेद्य में वर्गीकृत किया गया। इसमें पर्यावरण हानि, शिकार और अपर्याप्त उपलब्धता, अवैध शिकार, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन से गंभीर जो है खतरों को सामना करना पड़ता है, इसलिए इनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन्हें पहली सूची में रखा गया है, जो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड वाले हैं। और भारत में संरक्षण के उपाय देखा जाए तो भारत में हिम तेंदुआ संख्या आकलन के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें से अकेले 477 कहाँ पे हैं? तो आप कहेंगे लद्दाख में हैं। आगे बात करते हैं कश्मीर का पहला गुलदाउदी उद्यान। तो ये पर्यटन सत्र को, जो जम्मू कश्मीर के पर्यटन सत्र को बसंत से आगे बढ़ाने के प्रयासों के उद्देश्य से पहला गुलदाउदी क्रिसेंथमम गार्डन का प्रारंभ किया गया है। तो श्रीनगर के ट्यूलिप पार्क में जो है इसके समीप जो है जबरवान पर्वत और डल झील के बीच में चश्मा शाही में ये स्थित है। गुलदाउदी क्या है? तो ये एक 12मासी शाकीय पादप है, यानी पौधा है, जिसे क्वीन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पूर्वी एशिया और यूरोप में इसको जो है यहाँ पे ही ये होता है, स्थानीय है और जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सजावटी पुष्प पादप है जो मुख्य रूप से जो है कट क्लीवर, लूज फ्लावर और प्लांट के लिए जाना जाता है। आते हैं तो खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अधिशमन के 10वें सत्र में भारत को एशिया प्रशांत ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है। कब के लिए? 2 वर्षों के लिए, 25 से 27। डोपिंग क्या है? यानी अपने खेल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, यानी अपने खेल के प्रदर्शन को ठीक करने के लिए अगर हम किसी बाह्य साधन का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं डोपिंग। आप हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं, या फिर जीन डोपिंग, यानी आपने अपने आरबीसी को निकलवा के प्रिजर्व करा लिया और फिर जो है आप जब प्रदर्शन करने जा रहे थे तो आरबीसी को कुछ समय पहले अपने बॉडी में इंजेक्ट करा लिया। आपका ही आरबीसी है तो आप आराम से जो है उसको एक्सेप्ट भी कर जाएंगे और आरबीसी जैसे ही आपके शरीर में बढ़ा वैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आपके शरीर में ग्लूकोज का जारण अधिक होगा और आप क्या करोगे? आपका प्रदर्शन जो है सुधर जाएगा। तो ये भी है एक प्रकार का डोपिंग ही है। तो हम लोग डोपिंग को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में
जो कुछ भारतीय पहलवान थे जो डोपिंग के दोषी पाए गए, उनका पदक वापस ले लिया गया। तो बेसिकली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डोपिंग है, इसके लिए पूरा माहौल तैयार है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें तो ये इसकी स्थापना 2005 में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक रजिस्ट्रीकृत संस्था के रूप में इसे हुई, जिसका काम क्या है, भारत में डोप मुक्त खेलों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय डोपीरोधी संशोधन अधिनियम 2025 को प्रवर्तन तंत्र को और सुदृढ़ बनाया गया, अधिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करके और भारत की डोपिंग रोधी व्यवस्था को उभरते वैश्विक मानकों के अनुसार बना करके इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, इसका काम है। अब कॉमनवेल्थ गेम 2030 का जो होगा वो भारत में होगा, अहमदाबाद इसका प्रस्तावित जगह है। 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जिसमें आपने देखा था कॉमनवेल्थ घोटाला सामने आया था। ठीक है, जिसमें एक खेल गांव बसाया गया था और खेल गांव में जो स्टेडियम बना था वहां पे हल्की हवा चलने से ही खेलों के ठीक पहले स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा के गिर गया। वहीं पर एक खेल गांव से ही एक वाद आता है, जिसमें मजदूरों को मजदूरी तो कराई गई लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, मजदूरी नहीं दी गई पर्याप्त। तो वहां से एक केस आता है जिसमें कहा गया कि अगर आप पर्याप्त मजदूरी नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेगारी करवा रहे हैं। ठीक है, आप अगर बेगारी किसी का करवा रहे हैं तो ये उसके मूल अधिकार का आप क्या कर रहे हैं, उसके मूल अधिकार को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रश्न देखा जाए तो वर्ष 2020 में प्रारंभ किए गए लॉरियन विश्व खेल पुरस्कार संबंधित है। आप कहेंगे अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे और चूंकि उसी साल ये शुरू हुआ था तो ये इम्पोर्टेंट था। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को सर्वाधिक बार ये पुरस्कार मिले। ठीक है, क्योंकि जो है उसी साल रॉजर फेडरर को मिला था और काफी जो चर्चा में रहा था, तो ये प्रश्न आ गया था। 2021 का प्रश्न है। अब AWS आवास जिसे सिस्टम कहते हैं, यानी अमेजन वेब सर्विसिंग, ये क्या है, जैसे एक वेब आधारित क्लाउड है। क्या है, यानी क्लाउड यानी एक ऐसी जगह जो इंटरनेट पे अमेजन की है, जहां पे आपका कंप्यूटर पावर, डेटा स्टोरेज, डेटाबेस एनालिटिक्स और नेटवर्किंग टूल प्रदान किए जाते हैं। कंपनियां अपना सर्वर खुद बनाने, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है गूगल, उसका अपना सर्वर है, गूगल का सर्वर है। अब मान लीजिए कि कोई और कंपनी है, वो अपना सर्वर खुद न बना करके कंपनी से क्या करती है, उसका सर्वर उधार पे ले लेती है, उसे पैसा देती है और उसका सर्वर यूज पर कर लेती है। ठीक है, और जिसके अनुसार आप जो है यूज करेंगे वैसे ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। यही है क्या है, क्लाउड। तो अब देखिए कि जो गूगल है उसका क्लाउड है, फेसबुक है उसका भी, जो मेटा है उसका भी क्लाउड है, और माइक्रोसॉफ्ट है उसका भी क्लाउड है। अब जो है अमेजन वेब सर्विसेज करते हुए एक अमेजन ने अपना क्लाउड लॉन्च किया। उत्तरी वर्जीनिया की जो क्या कहते हैं, डेटा केंद्र में होस्ट किए जाने वाले डायनामो बीडी सेवा एक्सपॉइंट में डोमेन नेम सिस्टम के रिजोल्यूशन निष्क्रियता की प्राथमिकता इसका प्राथमिक कारण, यानी जो डोमेन नेम है, जैसे मान लीजिए कि मेरे वेबसाइट का अगर कोई नाम है तो मेरे देश में कुछ और है और उसी नाम का दूसरे देश में कुछ और हो सकता है,
और मेरे ही नाम का और भी वेबसाइट हो सकता है सेम डोमेन नेम का। तो ऐसा से जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां उससे उनको घाटा हो रहा है, इसीलिए है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो ये एक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा है जो कंप्यूटर संसाधनों का भंडारण, प्रसंस्करण शक्ति, डेटाबेस और अनुप्रयोग स्थानीय सर्वर पर होस्ट किए जाने के बजाय इंटरनेट पर करती है। यानी आपका सारा डाटा प्रोसेसिंग कहाँ होगा? आपने जैसे मान लीजिए कि आपने अपने डेटा में फीड किया, अब ये चला गया आपके सर्वर में। अब ये सर्वर क्या करेगा? इस सभी का अनुप्रयोग करेगा और आपको एक इसका क्या कहते हैं आउटपुट दे देगा। अब मॉडल हालांकि सास मॉडल है, पास मॉडल है, आस मॉडल है, एक्सेस मॉडल है और फास्ट मॉडल है। ठीक है, तो आप ये इस मॉडल को ये मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया कि एक बार आप इसको पढ़ सकें। साक्ष से प्रश्न आया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है, तो उससे एक प्रश्न आया था। तो सास क्रयकर्ता प्रयोज्य अंतरापृष्ठ में अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़े के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकता है। आउटलुक याहू और हॉटमेल सॉस के रूप में है, तो बिल्कुल तीनों सही है। अब भारत जर्मनी साझेदारी को मजबूत करना, अभी जो है भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी 25वें वर्ष में पहुंची है, इसलिए एक साझा बयान जारी हुआ जिसमें कुछ बातें कही। हालांकि इसमें सारी चीजें मैंने आपको चर्चा कर ली हैं, एक बार इसको पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी कुछ तो मुझे लग रहा है कुछ मिस हो रहा है। अब देखो, पाकिस्तान की पानी को लेकर बुरे दिन आ रहे हैं। आपने देखा कि हमने जो है जो हमारा जल समझौता था, हमने उसको क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दी। अब जो है जो कुनार नदी है जो कि अफगानिस्तान में से निकलती है और काबुल नदी जो अफगानिस्तान से निकलती है, उस पे तालिबान ने कहा है कि जो हम बांध बनाएंगे और हम इसके पानी को डाइवर्ट करेंगे जिससे हमारे अफगानिस्तान की जो कृषि है वो बेहतर हो और लोगों का जीवन बेहतर हो। अब सोचिए कि जैसे इसका जो मुख्य रूप से पानी जो है कौन यूज करता था? पाकिस्तान यूज करता था। अब मान लीजिए ये पानी पाकिस्तान न पाए तो क्या होगा? वही पाकिस्तान की समस्या खड़ी हो जाएगी। कुनार नदी का 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। अब इस पे डैम बन जाएगा तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं। राजनीतिक इस्लाम पर खत्म हो गलतफहमी, ये बेसिकली एक धर्मवादी वो है, किस तरीके से इस समय पर धर्म का उपयोग करके राजनीति की जा रही है वो चीजें हैं। और उच्च शिक्षा आयोग के गठन पर विचार करने की बात है। तो अभी विचार है, तो उच्च शिक्षा आयोग क्यों गठित किया जाए, क्यों न गठित किया जाए, उसी पे आधारित एक ये आर्टिकल है। चलिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर हम इस पे बात अवश्य करेंगे। एक अलग सेशन बनाएंगे इसके लिए, खास करके शिक्षा पर, तो उस पे बात करेंगे। चलिए इसके आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।